नमस्कार। आज हम राजस्थान की मिट्टी से जुड़े एक बहुत ही पूज्य नाम पाबूजी राठौड़ पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास स्रोत के तौर पर लोक देवता पाबूजी, शौर्य और गो रक्षा लेख के कुछ अंश हैं। और आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि पाबूजी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, खासकर उनकी वीरता, वचनबद्धता और गो रक्षा के संदर्भ में उनकी क्या भूमिका रही है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन थे ये पाबूजी राठौड़ और उनकी कहानी में ऐसा क्या खास है जो आज भी लोगों को इतना प्रेरित करता है? देखिए, पाबूजी राठौड़ वो 13वीं सदी के राजपूत योद्धा थे, राठौड़ वंश के। अच्छा, 13वीं सदी, राठौड़ वंश। जी हाँ। उनका जन्म कोलूमेद गांव में हुआ था। पिता थे धांधड़ राठौड़ और उन्हें मुख्य रूप से पूजा जाता है उनकी असाधारण वीरता के लिए, अपने वचन के प्रति जो उनकी अटूट निष्ठा थी और खास तौर पर गायों की रक्षा के लिए। गायों की रक्षा? जी। और यहीं पर यह भी जानना दिलचस्प है कि उनका घोड़ा केसर कालमी, हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। वो सिर्फ एक सवारी नहीं था, उसे एक तरह का दिव्य उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। उनकी कहानी का बड़ा अहम हिस्सा है वो। अच्छा। लोक कथाओं में तो ये भी सुनने में आता है कि उनके जन्म से ही कुछ चमत्कार वगैरह जुड़े थे और उन्हें नारायण मतलब भगवान विष्णु का ही अंश मानते थे। बिल्कुल, हाँ। और इस मान्यता ने कि वो ईश्वर का ही एक रूप है, उनकी पूजा और आस्था को और भी गहरा कर दिया। लेकिन देखिए, उनकी पहचान सिर्फ इस दिव्यता से ही नहीं बनी। असल में उनके कर्मों ने, उनके कामों ने उन्हें लोक देवता बनाया। लोक देवता मतलब? लोक देवता यानी यूं समझिए कि ऐसे पूज्य व्यक्ति जो किसी खास इलाके या समुदाय के लिए देवता समान हो जाते हैं, अक्सर उनकी अपनी धरती पर की गई वीरता या त्याग या चमत्कारों की वजह से। अच्छा। और पाबूजी के मामले में देवल चारण नाम की एक देवी समान महिला थी। उनकी गायों की रक्षा का जो उन्होंने वचन दिया था वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, ये वचन वाली बात जरा इस पर और बताइए। सुनाई, ये कोई साधारण वादा नहीं था? नहीं नहीं, ये वाकई असाधारण था। कहानी ये है कि पाबूजी अपने विवाह की रस्मों के बीच में थे, फेरे ले रहे थे। शादी के फेरे? जी हाँ, फेरे। और तभी उन्हें खबर मिली कि देवल चारण की गायों को मीर खां नाम का एक लुटेरा भगा ले गया है। ओहो, फेरों के बीच में? हाँ। और देवल चारण ने पाबूजी से मदद मांगी थी और पाबूजी वचन दे चुके थे। तो कहा जाता है कि उन्होंने फेरों के बीच से ही उठकर कहा। क्या कहा? पहले देवल की गऊ चरावा, फिर कनरोरल बनावा। मतलब पहले गायों को छुड़ाऊंगा, विवाह बाद में पूरा करूंगा। अरे वाह, ये तो अपनी शादी, जो जिंदगी का इतना बड़ा मौका होता है, उसको बीच में रोक दिया वचन के लिए और गायों की रक्षा के लिए। बिल्कुल। ये तो आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। ये उनके चरित्र के बारे में क्या दिखाता है? देखिए, यही उनके चरित्र का सार है, वचन पालन किसी भी कीमत पर। उस जमाने में वचन की कीमत जान से बढ़कर मानी जाती थी, है ना? हाँ हाँ। और गौ रक्षा तो समाज में एक बहुत बड़ा नैतिक और धार्मिक कर्तव्य था। तो पाबूजी का ये कदम दिखाता है कि उनके लिए निजी सुख सुविधा से कहीं ऊपर धर्म और कर्तव्य थे। ये सिर्फ गाय बचाने की बात नहीं थी, ये एक तरह से शरणागत की रक्षा और अपने दिए हुए वचन की लाज रखने की पराकाष्ठा थी। तो क्या वो अपना वचन निभा पाए, गायें वापस ला पाए? हाँ बिल्कुल। उन्होंने मीर खान से युद्ध किया और देवल चारण की गायें छुड़ा ली। लेकिन उनकी कहानी का अंत भी इसी तरह की वचनबद्धता और संघर्ष से जुड़ा है। अच्छा। जी। एक अन्य संघर्ष में जिसका जिक्र आता है, उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। पर महत्वपूर्ण ये नहीं कि वो किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, बल्कि ये है कि वो अपने सिद्धांतों और वचनों पर अडिग रहते हुए धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हुए। तो इसी बलिदान और वचनबद्धता ने उन्हें लोक देवता का दर्जा दिलाया। एकदम सही। उनका जीवन एक साधारण वीर की कहानी से कहीं ऊपर उठकर त्याग और निष्ठा का प्रतीक बन गया। उनकी पूजा सिर्फ उनकी वीरता के लिए नहीं होती, बल्कि उस वीरता के पीछे जो उद्देश्य था, वचन निभाना, शरणागत की रक्षा करना, खासकर गौ रक्षा, उसके लिए होती है। और उनकी ये कहानी आज भी राजस्थान में जिंदा है, खासकर पाबूजी की फड़ के जरिए, है ना? हाँ। ये फड़ क्या चीज है, इसका क्या महत्व है? फड़ एक बहुत ही अनोखी चीज है। देखिए, ये कपड़े पर बनी एक लंबी चित्रकथा होती है। अच्छा, कपड़े पे? जी हाँ, कपड़े पर, जिस पर पाबूजी के जीवन के जो मुख्य प्रसंग हैं उनको लोक शैली में चित्रित किया जाता है। पूरी कहानी चित्रों में? हाँ, मुख्य घटनाएं। और भोपा समुदाय के गायक पुजारी होते हैं जिन्हें भोपा भोपी कहते हैं। भोपा भोपी? हाँ, वो रात के समय एक दीपक या लालटेन की रोशनी में इस फड़ के सामने खड़े होकर रावण हत्था जैसा एक वाद्य यंत्र बजाते हुए। रावण हत्था? जी, वो एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। उसे बजाते हुए पाबूजी की पूरी कथा गाकर सुनाते हैं, चित्र दिखाते जाते हैं,
कहानी सुनाते जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका है कहानी सुनाने का। हाँ, ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये एक पूरा अनुष्ठान है। इसमें कला है, संगीत है, आस्था है, इतिहास है, सबका अद्भुत संगम है। और यही परंपरा पाबूजी की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवंत रखती है। उनके मुख्य मंदिर आज भी कोलुमेंद और केरला गांव, जो जोधपुर में है, वहां हैं। श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पाबूजी राठौर सिर्फ एक ऐतिहासिक योद्धा नहीं, बल्कि वो वचन पालन, गौ रक्षा, शरणागत वत्सलता, शौर्य और बलिदान, इन सब के प्रतीक बन गए। बिल्कुल, जिन्हें राजस्थान का लोकमानस आज भी पूछता है। एकदम सही कहा आपने। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब पाबूजी की कहानी सिर्फ अतीत की एक वीर गाथा तो नहीं है, इसमें आज के लिए भी कुछ सोचने को है ना? निश्चित रूप से। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो लोक परंपराएं हैं, जैसे पाबूजी की फड़ का वाचन, हाँ, ये कैसे सिर्फ कहानियों को ही नहीं, बल्कि उन कहानियों में छिपे जो मूल्य हैं, जैसे वचनबद्धता, निस्वार्थ सेवा, धर्म के लिए बलिदान, उनको भी समाज में जिंदा रखती हैं। सही बात है। और फिर सवाल उठता है कि क्या ये मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और ये जो लोकनायक हैं वो आज भी लोगों के जीवन और उनके फैसलों को किस तरह प्रभावित करते होंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जी, ये सवाल विचार करने लायक हैं।